लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए नोट का जो साइज हमने डिराइव किया था, क्लियर है? जो गिवन कंडीशन होती है हमें उनके बेसिस पे हमने ए नोट का हमने साइज डिराइव किया था 841 mm बाई 1189 मिलीमीटर। तो ये सभी का आ रहा है बेटा? किसी को डाउट है उसमें? प्रीवियस लेक्चर में दो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, उनको सोल्व करके दो वेरिएबल आपके पास लेंथ और विड्थ, तो वहां से आपके पास लेंथ आ रही है 1189 मिलीमीटर एंड विड्थ आ रही है 841 मिलीमीटर। तो इसमें किसी को डाउट है? आगे मूव करें बेटा। ओके, जो आपको गिवन फिगर है कंप्लीट, ये आपका बेटा साइज है ए नोट ड्राइंग पेपर का। और इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया बेटा इसका। अब हमें अगर मान लो कि ए नोट ड्राइंग पेपर का साइज गिवन है 1189 बाई 841 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग रहेगा, ड्राइंग पेपर साइज रहेगा A1। इसमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग ए नोट सीट है उसका जो लेंथ है बेटा, उसका जो लेंथ है उसको लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड करना है बेटा आपको। लेंथ कौन सा है? 1189 वाला, ये वाला है। इसको इक्वली डिवाइड करो बेटा आप लोग। ये भी आपका A1 रहेगा और आपका ये भी A1 रहेगा, क्लियर है? दो में डिवाइड हो गया। तो A1 का साइज क्या होगा देखो, इसका विड्थ सेम रहा तो 841 मिलीमीटर। जो लेंथ थी हमने उसको हाफ किया, 1189 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 594.5 आ रहा है, क्लियर है? इसको लोअर डिजिट तरफ राउंड अप करो बेटा, तो 594। तो A1 ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा? 594। कौन सा होगा? ये वाला होगा बेटा, 594 बाई 841 मिलीमीटर, क्लियर है? A1 का। सिमिलरली A2 का क्या रहेगा? जो आपके पास A1 ड्राइंग शीट है उसको लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए लेंथ क्या होगा A1 के लिए? और ये विड्थ होगा A1 के लिए। दो में आपका डिवाइड कर दिया। अब क्या बन गया आपके लिए? ये A2 ड्राइंग शीट आपका बन गया बेटा। तो क्या रहा? विड्थ कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज नहीं किया। जो A1 के लिए विड्थ था वो A2 के लिए क्या बन जाएगा बेटा? लेंथ बन जाएगा। तो A2 के लिए विड्थ क्या था? 420 मिलीमीटर। सॉरी, A1 के लिए जो विड्थ था आपका वो था 594, वो अब A2 के लिए लेंथ बन गया 594 कांस्टेंट। ओके। और जो हमने लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 841 डिवाइड बाई 2 420.5। तो राउंड अप करो लोअर साइड में, 420 मिलीमीटर, क्लियर है? ये किसका साइज हो गया? ये बेटा A2 का साइज हो गया आपका। सिमिलरली A2 को फर्दर, जो इसका लेंथ कितना है 594, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा आपको, क्लियर है? तो क्या बन जाएगा? A3 एंड A3। सिमिलरली A3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो लेंथ वाइज, तो आपके पास बन जाएगा A4 एंड A4। A4 का साइज क्या रहेगा? 210 मिलीमीटर बाई 297 मिलीमीटर, क्लियर है? तो ये साइज आपको बेटा याद रखना है।
पर्टिकुलर ड्राइंग शीट के लिए साइज क्या है, और जो आपको यूज करना है वो आपका रहेगा A2। अब बात आ रही है, यहाँ पे दो साइज दिखे गए हैं, ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज। जब आप मार्केट में किसी स्टेशनरी शॉप में जाओगे, वहां बोलोगे मेरे को A2, A1, A0, A3 ड्राइंग शीट चाहिए, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अनट्रिम वाला साइज मिलेगा आपको। आपको बेटा ये वाला साइज मिलेगा। क्लियर है? जो आपको पेपर मिलेगा उसका साइज ये होगा बेटा। उसको ट्रिम में कन्वर्ट करना है, वो आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं लास्ट में। डाउट क्लियर है सबको कि ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज में क्या डिफरेंस है? और जो हमें मिलेगा रेडीमेड कौन सा होगा वो साइज? यहाँ एक फिगर में शो किया गया है, कंप्लीट जो था मेरा A0 था, उसको लेंथ वाइज दो में डिवाइड किया तो A1 बन गया। A1 को लेंथ वाइज दो में डिवाइड किया A2। ऐसे करते करते मैं A0 से A4 A5 तक आप लोग शीट प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको जो आपको पर्टिकुलर साइज का ड्राइंग चाहिए, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। A2 चाहिए तो A2 इजीली अवेलेबल है, A4 अवेलेबल है। A4 तो आई थिंक सबने यूज किया होगा प्रिंटर में, प्रिंटिंग के लिए अभी तक। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ड्राइंग बोर्ड पे टी स्क्वायर को कैसे फिक्स करना है और लाइंस कैसे ड्रॉ कर रहे थे हम लोग। क्लियर है? वर्किंग एज के साथ टी स्क्वायर को अटैच करके लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हो जाए एक बार, उसके बाद सभी इंस्ट्रूमेंट का एक प्रैक्टिकल वीडियो शो करा देंगे आपको। तो पहले बात करते हैं टी स्क्वायर की। तो टी स्क्वायर में दो एज होगी आपकी। वर्किंग एज किसको बोलेंगे बेटा? वर्किंग एज इसको बोलेंगे। क्यों? स्ट्रेट है, ये क्या है? स्लांट है। क्लियर है? और इसको क्या बोलेंगे? इसको स्टॉक बोलेंगे बेटा इस एंड को, और इसको क्या बोलेंगे? ब्लेड बोलेंगे बेटा। क्लियर है? दो पोर्शन से बना हुआ है टी स्क्वायर, स्टॉक और ब्लेड। इन दोनों के बीच का, स्टॉक और ब्लेड के कौन सी साइड में? वर्किंग एज साइड में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा बेटा आपका। क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री होगा आपका। ऐसे रखना, होल्ड करना है इसको, और यहाँ पे पेंसिल के थ्रू आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका इसका यूज है बेटा। और क्या यूज कर सकते हो? सेकंड यूज क्या है कि अगर मान लो आपको प्रोटेक्टर है आपका, सेट स्क्वायर है, उनके थ्रू कुछ आपको ड्रॉ करना है, तो पहले आपको बेस तो चाहिए कि हॉरिजॉन्टल हो, मींस एक हॉरिजॉन्टल में लाइन हो आपका बेस। तो पहले क्या करोगे? टी स्क्वायर को आप ऐसे फिक्स करोगे। उसके बाद क्या है? टी स्क्वायर के ऊपर आपने सेट स्क्वायर रखना है या प्रोट्रैक्टर रखना है आपको। क्लियर है? उसके बाद मान लो कि आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी, यहाँ पे कर दी ड्रॉ। आपको मान लो कोई एंगुलर लाइन ड्रॉ करनी थी, आपने एंगल मार्क कर लिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया पॉइंट से। तो ऐसे आप इसका और यूज कर सकते हो टी स्क्वायर का। सेट स्क्वायर आई थिंक सबने यूज किया होगा। दे आर यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ऑफन इन कंजक्शन विद टी स्क्वायर। देखा आपने कि टी स्क्वायर के साथ अटैच करके कैसे यूज करना है सेट स्क्वायर को। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर। कौन कौन से हैं? 30, 60 डिग्री। क्लियर है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, एक एंगल तो 90 ही होगा, ये दोनों के अंदर ही। सेकंड कौन सा है? 45 डिग्री वाला, ये भी एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45, ये 90 कांस्टेंट है। लेंथ क्या होगी? 200 में अवेलेबल रहता है, और ये 250 mm लेंथ में अवेलेबल होगा आपका। क्लियर है? यूज क्या है? पैरेलल लाइन, इंक्लाइन लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने में दो टाइप की है आपके पास। ये तो सबने यूज करा होगा स्कूल डेज में, प्रोटेक्टर ज्योमेट्री के अंदर आपने। दे आर यूज फॉर मेजरिंग और कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद सेट स्क्वायर। देखो बेटा, सेट स्क्वायर क्या है? 45, 30, क्लियर है, 60 इन रेंज में है।
या क्या कर सकते हो, मिनिमम क्या 15 डिग्री का एंगल बना सकते हो, 15 डिग्री का। कैसे बनाओगे बेटा, देख रहे हो कि एक तो आपके पास 45 का बन रहा है और एक बन रहा है 30 का, उन दोनों बीच एंगल कितना है 15 डिग्री। इससे कम अगर एंगल बनाना पड़ेगा तो आप सेट स्क्वायर की हेल्प से नहीं ड्रॉ कर सकते बेटा। क्लियर है। तो आपके लिए क्या चाहिए, अगर आपको मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 89 डिग्री 84 डिग्री ये एंगल भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, तो क्या करोगे, प्रोटेक्टर यूज करोगे आप। दे आर ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज मेजरेबल विद लीस्ट काउंट अप टू 1 डिग्री। अभी के लिए समझ लो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, कि कितना मिनिमम इसकी हेल्प से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या मेजर कर सकता हूँ एंगल, उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। आगे सिविल इंजीनियरिंग में हर इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलेगा लीस्ट काउंट। अभी के लिए समझ लो कितना मिनिमम मेजर कर सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट से, या उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कितना मैं मिनिमम ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना एंगल कर सकता है मिनिमम 1 डिग्री बेटा। क्लियर है सभी को। अगला आपका है कंपास एंड डिवाइडर। Compass is used to draw circles and arcs. Large compass is used for diameter greater than 50 millimeter, and small compass is used for diameter less than 50 millimeter. Divider is used to divide the lines or curve into equal parts and to transfer the length from one place to another. अब कंपास का यूज सबको पता है, सर्कुलर या आर्क ड्रॉ करना है। बात करें डिवाइडर का, यूज करा तो अच्छी बात है, अगर कभी यूज नहीं किया कोई बात नहीं। देखो बेटा यहाँ दो इसके टिप दे रखे हैं एल एंड एन। क्लियर है। अब मान लो बेटा कि कोई लाइन है फॉर एग्जांपल, या कोई आर्क का फॉर्म है, आपको उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर है। तो क्या करोगे, जितना मान लो सेंटीमीटर का रखना है, मान लो आपको ना 1 सेंटीमीटर का, तो इस डिवाइडर को उतना ही ओपन करोगे, दोनों टिप के बीच का जो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करोगे, उतने आप कट लगाते रहोगे, यहाँ से मार्क करते रहोगे, किसकी हेल्प से, डिवाइडर की हेल्प से। सिमिलरली आर्क पे भी कर सकते हो आप। मान लो कि यहाँ पे मैंने एल वाला टिप रखा है, यहाँ पे एन टिप रखा है। क्लियर है। फर्दर यहाँ पे एल यहाँ पे एन, वहां इंप्रेशन मार्क कर दो, डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे डिवाइड के अंदर। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट ही और सी कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अभी एक वीडियो शो करेंगे बेटा जिसमें सभी इंस्ट्रूमेंट का आपको और बेटर विजुअलाइजेशन हो जाएगा। आपको मोस्टली आपने यूज कर रखे हैं स्कूल डेज में। बेटा डिवाइडर का यूज है, आपको किसी लाइन किसी कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितने सेंटीमीटर में, मान लो कि एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, आपको, या एक कर्व है 10 सेंटीमीटर लेंथ का, उसको आपको मान लो कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो उस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर का ओपनिंग में आपको डिवाइडर को ओपन करना है। मीन्स क्या, जो दोनों टिप है एल एंड एन, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंप्रेशन मार्क करते रहो आप उस पर्टिकुलर कर्व पोर्शन पे या लाइन पोर्शन पे। जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है, ड्राफ्टर। ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको यही आपको परचेज करना है। क्लियर है। आपको टी स्क्वायर सेट स्क्वायर कंपास तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा जो भी है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर, ये आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ड्राफ्टर परचेज किया है और इसका आपको पूरा यूज करना आता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये सबका काम करेगा। क्लियर है। यस, मिनी ड्राफ्टर। The use and advantages of the T-square, set square scale and the protractor are combined in the drafter. क्लियर है। इन सभी का जो भी यूज है, जो इनका वर्क है, वो एक सिंगल इक्विपमेंट जो कर सकता है वो आपका है मिनी ड्राफ्टर कह दो, ड्राफ्टर कह दो, ड्राफ्टिंग मशीन कह दो आप। क्लियर है। इट्स वन एंड इज क्लैम्प्ड बाय मींस ऑफ स्क्रू। अभी दिखाते हैं ड्राइंग आपको। देखो बेटा
ये आपका यहाँ पे क्या होगा, एक क्लैंपिंग एंड होगा। क्लियर है? इसको क्या करना आपको, जो ड्राइंग बोर्ड है बेटा आपका, जो ड्राइंग बोर्ड है वहां पे फिक्स करना है इसको आपको। क्लियर है? ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ क्या है, क्लैंपिंग नोब में से स्क्रू लगा होगा जिसकी हेल्प से आप इसको टाइट करोगे या लूज कर सकते हो। क्लियर है? दोनों बार्स लगी है। ये क्यों प्रोवाइड किया गया है? ताकि आप फ्रीली मूव कर सको इसके अंदर पूरे सीट के ऊपर, इस आपका जो ड्राफ्टर को लेके। क्लियर है? अब बात आ रही है जो आपका सेकंड वाला है, स्केल फिक्सिंग नोब है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक स्केल फिक्सिंग नोब क्या है कि कहाँ पे आप इस स्केल को सेट करना चाहते हो, मीन्स क्या है, अभी इसकी पोजीशन ये है स्केल की, ये बेटा दो ब्लेड है विद स्केल्स आपकी, इनकी पोजीशन अभी ये है, मैं चाहता हूँ इसको ऐसा पोजीशन करना चाहता हूँ एंगल पे किसी पे। क्लियर है? या मैं चाहता हूँ इसका ऐसा पोजीशन हो, तो ये क्या है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है बेटा इसके अबाउट। क्लियर है? इसको अगर फिक्स करना है आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे या ओरिएंटेशन फिक्स करना है, तो आप उसको सेट कर लो। उसके बाद क्या है, इस स्केल फिक्सिंग नॉब को आप टाइट कर दो बेटा, तो वहां पे आपका ये डॉक्टर का जो ब्लेड विद स्केल है वो वहां पे फिक्स हो जाएगा बेटा आपका। और इन दोनों ब्लेड के बीच एंगल 90 रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो बेटा क्या है, दोनों असेंबली अभी ऐसा है, अगले मूवमेंट में ऐसा हो सकता है, एक साथ मूव हो गए दोनों, इनके बीच का एंगल 90 ही रहेगा हमेशा। क्लियर है? अब मान लो आपने सेट कर दिया पूरा, उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको, अब हमने क्या देखा कि स्केल का यूज भी कर सकता है। कैसे करेंगे स्केल का यूज, मान लो आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, ओके, यहाँ इसमें स्केल रिटर्न होगी बेटा, तो मान लो आपको लाइन ड्रॉ करनी 10 सेंटीमीटर की, यहाँ पेंसिल रखो, लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। सिमिलरली वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, वर्टिकल लाइन आप लोग। अब कोई बोलेगा सर इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? कोई बात नहीं बेटा, स्केल फिक्सिंग नॉब जो है इसको लूज करना है पहले, और इसको रोटेट करना है। अब भी इसकी करंट पोजीशन ये है, इसको मान लो जितना एंगल पे क्या है, जो ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है आपको स्क्रू के बाहर का आउटर में, यहाँ पे आपको एंगल गिवन होंगे बेटा, 0, 5, 10, 15, 20, इस ऑर्डर में आपके एंगल गिवन होंगे। तो उस पर्टिकुलर एंगल पे इसको आप रोटेट कर सकते हो। मान लो कि पहले 0 पे था ये, अब ये हो गया 15 डिग्री पे। क्लियर है? उसके बाद इसको आप फिक्स कर दो बेटा, ये एंगल तो 90 ही रहेगा हमेशा। अब मान लो कि आपको एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना था जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल है 15 डिग्री, कैसे ड्रॉ करोगे, इसके पहले यहाँ पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, तो आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी रिक्वायर्ड एंगल पे। क्लियर है? तो कोई सी भी लाइन हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, और एंगल पे सेट कर सकते हैं, इसलिए क्या है, इसको प्रोटेक्टर का भी यूज, यही दोनों काम ही करेगा आपका, स्केल का भी काम कर रहा है, प्रोटेक्टर का भी काम कर रहा है, और क्या है, यहाँ से फिक्स है, तो क्या है, टी स्क्वायर का भी काम कर देगा बेटा आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी। क्लियर है सबको? अगला आपका है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और सेलुलोइड, दे आर मेड इन वेरियस शेप, some set square also have these curve cut in their middle। आपने अगर यूज किया हो किसी ने कि सेट स्क्वायर के बीच में कुछ कर्व पोर्शन या कुछ यू कैन से वो टाइप बने होते हैं, वो क्या बेटा आपके फ्रेंच कर्व है। दिखाएंगे आगे, ड्राइंग भी आपको अलग से भी आते हैं। फ्रेंच कर्व आर यूज्ड फॉर ड्राइंग कर्व विच कैनॉट बी ड्रॉन विद ए कंपास, फेंट फ्री एंड कर्व इज फर्स्ट ड्रॉन थ्रू द नॉन पॉइंट। अब मान लो कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है, इजिली कंपास से कर लोगे। इसको ड्रॉ करना है, स्केल से कर लो, सेट स्क्वायर से कर लो, या ड्राफ्टर से कर लो बेटा आप। अगर मान लो कोई फ्री हैंड करो है, मान लो कि आपको कुछ पॉइंट मिल गया आपको, अब मान लो इसको आपको ज्वाइन करना है, अब इसके बीच में प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, पर्टिकुलर उस कर्व का बेटा प्रोफाइल कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, उसके लिए क्या आपको एक फ्री हैंड कर्व के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा, उसे बोलते हैं फ्रेंच कर्व बेटा। इसमें क्या फ्रेंच कर्व में क्या कि डिफरेंट टाइप के शेप्स बने हुए हैं, तो उसको पुट करोगे आप फ्रेंच कर्व को, जो पॉइंट जिस कर्व पे फिट बैठ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कर्व के साथ आप इसको ज्वाइन कर दोगे। अभी आगे दिखाएंगे कि कौन कौन से कर्व है और किस टाइप से करते हैं इसको। क्लियर है? ये इसका मीनिंग आपका फ्रेंच कर्व का यूज है।
जो रेगुलर शेप बेटा आपकी लाइक सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, इसका उनमें तो कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको फ्रेंच कर्व की। ये बेटा आपके हैं फ्रेंच कर्व, देख रहे हो। मान लो कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था शीट के ऊपर, ठीक है। फिर आपने जब ये रखा, ये वाला पर्टिकुलर फ्रेंच कर्व रखा, देखा कि सभी पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व पे अलाइन कर रहे हैं, तो आप इनको फ्रेंच कर्व पहले सेट करोगे वहां पे, उसके बाद आप इनको सबको ज्वाइन कर सकते हो लाइन से। जरूरी नहीं कि ये वाला ही हो सकता है, ये वाला कर्व भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कर्व के जो शेप बने हुए हैं इसके अंदर आपके फ्रेंच कर्व के अंदर बेटा। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, नाम सुना होगा सबने। अगला आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक क्या था, ड्राफ्टर आपको परचेज करना है, उसके बाद आ रही है पेंसिल की बात आ रही है। तो these are the primary tools in engineering drawing used by engineers to communicate their ideas through text or drawing. They are amenable erasing the and making alteration without causing permanent impression. पेंसिल की यूज कर रहे हैं, अगर मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गया हो तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो आप। अगर आपने वही मार्कर से या किसी पेन से यूज कर रहे हो तो हम उसको पूरा हमारा पेपर इरेज जाएगा बेटा उस केस में। क्लियर है। और ड्राइंग में चांसेस रहते हैं कि मिस्टेक हो सकती है, और स्टार्टिंग में बेटा आपसे काफी ज्यादा मिस्टेक होने वाली है। द ग्रेड ऑफ a pencil lead is usually shown by alphabet and letter marked at one of its end. अब पेंसिल कौन सा है, अभी आपने मेनली सुना होगा एच बी पेंसिल। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी पेंसिल होती है, पेंसिल के एक एंड पे लिखा होगा लाइक, आगे शो करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो वो जो उसका नोमेनक्लेचर है, कौन सा पेंसिल है बेटा, वो उसके ऊपर लिखा होगा। आपने जब एच बी यूज किया होगा तो वो एच बी पेंसिल लिखा होगा वहां पे। सिमिलरली जो डिफरेंट टाइप की और पेंसिल है उनके ऊपर भी लिखा होता है। ग्रेड एच बी डिनोट्स मीडियम सॉफ्ट। जो हमारी एच बी पेंसिल है जो आप अभी तक मोस्टली यूज करते हुए आए हैं, वो मीडियम सॉफ्ट है। मीन्स क्या है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, मीडियम कैटेगरी में बेटा वो आपकी। और कौन कौन सी है, नॉर्मली क्या आपको बेटा 9H, 9H से लेके एच तक, फिर एफ फॉर फर्म, एच बी, बी वन से लेके यहाँ बेटा 2B है, ये B1 से लेके 9B तक आपको इतने सारे ड्राइंग पेंसिल अवेलेबल है बेटा आपकी। क्लियर है। 9H से लेके 9B तक अवेलेबल है पेंसिल आपके। अब बात आ रही है यहाँ पे कि H का मीनिंग क्या है, और H के पहले लिखा है 1 2 3, तो 9H 8H 5H 3H, H में डिफरेंस क्या है। H किसको डिनोट करता है बेटा, हार्डनेस को। क्लियर है। H किसको डिनोट कर रहा है, याद रखना बेटा, हार्डनेस को। मैं आपसे पूछूं, एक H है, एक लास्ट मान लो 9H है, दोनों में से मोर हार्ड कौन होगा बेटा, बता सकते हो देख के। H और 9H में से ज्यादा हार्ड कौन सा होगा हार्डनेस के मामले में, वो आपका 9H होगा। जैसे आपका न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगा, अल्फाबेट तो कांस्टेंट है H सभी के अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रहा है मींस क्या है, हार्डनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में। मींस क्या है, 2H इज मोर हार्डर देन H, सिमिलरली 4H इज मोर हार्डर देन 3H, और लास्ट सबसे लास्ट क्या होगा, 9H हार्डेस्ट होगा बेटा आपका। क्लियर है। F फॉर फैम हो गया, और एच बी मीन्स क्या, देखो एच डिनोट कर रहा हार्डनेस को, बी डिनोट किसको करेगा, ब्लैक को करेगा बेटा, ब्लैक। याद रहेगा सबको, बी डिनोट कर रहा है ब्लैक को, तो बी 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B। अब आपको पता लग गया, बी मीन्स होता है ब्लैक, एच मीन्स हार्डनेस। अब बात आ रही, बी ब्लैक को तो कर रहा है लेकिन ये सॉफ्टनेस को भी कर रहा है। जितना ज्यादा
बी के साथ न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगा, लाइक 2b 3b 4b 5b 6b 9b तक, तो उस तरफ सॉफ्टनेस बढ़ती रहेगी बेटा। मीन्स क्या है, 9b पेंसिल जो होगी वो आपकी वो सॉफ्टेस्ट होगी। क्लियर है? 9b जो पेंसिल होगा आपका सबसे सॉफ्ट होगा, और 9h जो होगा सबसे हार्ड होगा बेटा। क्लियर है? बी वर्ड डिनोट करता है ब्लैक को, तो मीनिंग क्या है, सॉफ्टनेस के लिए यूज करते हैं। तो 9b सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा और 9h हार्डेस्ट होगा आपका। HB में क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना तो ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। क्लियर है? अब बात आ रही है कि आपको कौन सा यूज करना है, तो अभी तो सीखना बेटा कि हमें कौन सा यूज करना है। और दूसरा एक चीज दिखा रहा हूँ कि जब आप पेंसिल को बेटा शार्पनर से करते हो, नॉर्मली आप उसको शार्प करते हो या कटर से भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या बोलते हैं कि शार्पनर से नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है उसका, जब आप लोग शार्पनर से करोगे तो उसमें पाउडर फॉर्म रहता है, तो क्या है जब आप ड्राइंग करोगे बेटा तो उसको ऊपर क्या है कि पाउडर फॉर्म में लगा रहता है, तो उससे क्या है कि वो ड्राइंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। मान लो कि बिल्कुल आपको 0.2 mm का लाइन ड्रॉ करना थिकनेस का, 0.1 mm का, तो उस केस में क्या आपको दिक्कत होगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि कटर से करना चाहिए शार्प उसको, पेंसिल को। तो बात हो रही है कि जब मैं पेंसिल को शार्प करूंगा तो कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो फॉर्म में करना उसको। तो एक रहेगा कॉनिकल पॉइंट, एक रहेगा आपका चीजल एज वाला। ये कौन सा है, फर्स्ट वन चीजल एज वाला, ये रहेगा कॉनिकल एज। क्लियर है? अब बात आ रही है जो आपको कौन सा यूज करना, सभी का मेन डाउट ही रहता है कि हमें सर कौन सा यूज करना है। फर्स्ट वन HB, बेटा ध्यान देना है किस लिए यूज करना है भी देखना। बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, लेटर राइटिंग मीन्स डायमेंशनिंग के लिए, फ्री स्केचिंग के लिए, तो आपको HB यूज करना है। क्लियर है सबको? सेकंड आपका है H, पेंसिल कब यूज करेंगे, विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एज, बाउंड्री लाइन। मान लो कि ऐसा कोई है, इसमें आपको कौन कौन सा एज दिख रहा है, ये तो है विजिबल एज आपके, ये चार ही तो है। तो किससे ड्रॉ करोगे, H से यूज करोगे। नेक्स्ट आपका है 2H फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन एंड हिडन लाइन। अभी आगे देखेंगे ये कौन कौन से लाइन होते हैं। इन सब के लिए बेटा आपको 2H यूज करना है, 2H। क्लियर है? अदर जो आपके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इरेजर है, कॉमन स्केल है, ड्राइंग पिन है, क्लिप है, एडेसिव टेप है आपका, और सैंड पेपर है। बाकी सब आपको यूज पता लग रहा है कि इरेजर कब यूज करेंगे, ड्राइंग पिन कब यूज करना है, क्लिप कब यूज करना है, और टेप कब यूज करना है। बात हो रही कि सैंड पेपर का क्या यूज है यहाँ पे। जो बेटा हमने देखा ना पेंसिल को चिजल एज कैसे करोगे, सैंड पेपर काम आएगा बेटा उसके लिए आपका। तो यहाँ तक आपके मोस्ट इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट को लेके, उसके बाद हम लोग लाइन को कंप्लीट करेंगे बेटा। क्लियर है? तो आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल है, T² देख पा रहे हैं सभी लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि T² को कैसे अटैच करना है ड्राइंग बोर्ड के साथ में, और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते थे, कैसे ड्रॉ करनी है वो दिखाया भी था लास्ट टाइम। दोबारा रिपीट करें आपकी डिमांड पे, कैसे ड्रॉ करनी है आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस T² से बेटा। ये आपका रह गया सेट²। अब बात है कि T² के साथ में सेट² को या प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है। अभी बोला दो टाइप के थे, 45 45 30 60 90 वाले। देखो बेटा ऐसे यूज करना है, ड्रॉ कर पा रहे इंक्लाइन लाइन, स्केल तो सभी को कॉमन है कैसे यूज करते हैं, प्रोट्रैक्टर कैसे यूज करना है ये भी सबको मोस्टली आइडिया होगा ही, और T² के साथ कैसे यूज करना है ये भी आपको उस ड्राइंग में दिखाया था कि T² के साथ रख के देख रहे हो बेटा कैसे एंगल ड्रॉ करना है आपने।
यहां तक क्लियर है? अगला हम देखते हैं ड्राफ्टर का, जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है। देखो बेटा, पता लग रहा है कि ये नोब कैसे फिक्स करना है यहाँ पे? क्लियर है? पर्टिकुलर नोब को यहाँ पे कैसे फिक्स करना है, ये आपका बेटा एक स्क्रू मान सकते हो आप, इसको टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए यहाँ पे। देख रहे हो बेटा, ये आपके जो डॉक्टर के स्केल्स हैं, ये आपका जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक नोब लगा होगा, मीन से स्क्रू लगा होगा जो टाइट और लूज करने के लिए, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या, एक एंगुलर वैल्यू होगी सर्कल पे, और यहाँ पे लीनियर वैल्यू होगी स्केल पे, दोनों पे। तो आपको जो भी लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लाइन हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल लाइन, तो आप इजीली ड्राफ्टर से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके बेटा इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट डिफरेंट। बात आ रही कि फ्रेंच का देखना हमें कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच का बेटा, देख रहे हो? टाइप ऑफ लाइन, सबसे पहला टाइप उसमें क्या रहेगा? कंटिन्यूअस थिक लाइन बेटा, कंटिन्यूअस थिक लाइन। कैसे बनेगा? ये रहा फिगर, ओरिएंटेशन ये रहा उसका। और कब यूज करना है, मीन्स कंटिन्यूअस थिक लाइन कब यूज करना है, कौन सी पर्टिकुलर लाइंस के लिए कंटिन्यूअस थिक लाइन बनानी है हमें पेंसिल से बेटा? कौन कौन सी, ध्यान रखना उसको। विजिबल आउटलाइन, विजिबल एजेस। अब बात होगी कि ये क्या है विजिबल आउटलाइन, क्या है विजिबल एजेस, कब बनाना है कंटिन्यूअस थिक लाइन को? तो जैसे ही आपका टाइप सेंड होगा बेटा, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल में शो करूंगा कि कौन कौन से लाइन है, कहाँ पे, और वो कौन सी थी। क्लियर है? और उसके बाद आपको एक वीडियो से भी शो कर देंगे बेटा, जैसा अब तक चला आ रहा है कि पहले आपको पढ़ा दे रहे हैं कि क्या टाइप है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद उसका पर्टिकुलर आपको वीडियो भी शो किया जा रहा है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में, या एक आप विजुअलाइज कर पाओ उसको कि वो क्या इंस्ट्रूमेंट है या कौन सी लाइन है, कब यूज करना है। क्लियर है? सेकंड आपका रहेगा कंटिन्यूअस थिन लाइन, स्ट्रेट या कर्व पोर्शन में। ये कब यूज करेंगे बेटा? इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन, एचिंग और सेक्शन लाइन आगे पढ़ोगे डायमेंशनिंग के अंदर, प्रोजेक्शन के अंदर। क्लियर है? आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेन, शॉर्ट सेंटर लाइंस, उन सबको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा किससे करोगे? कंटिन्यूअस थिन लाइन से करोगे बेटा। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूअस थिन लाइन, कौन सा? फ्री एंड वाला। ये कब यूज करोगे? लिमिट ऑफ पार्शियल और इन इंटरप्टेड व्यू एंड सेक्शन में, शॉर्ट ब्रेक लाइन के लिए। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विद जिगजैग लाइन, जब आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन होगा उसको रिप्रेजेंट करोगे इससे, कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विद जिगजैग लाइन से बेटा आप। नेक्स्ट आपका है डैश थिक लाइन। क्लियर है? हिडन आउटलाइन के लिए, हिडन एजेज के लिए बेटा आपको। बात है कि हिडन और विजिबल क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, अभी ड्राइंग से दिखा देंगे आपको कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कब वो हिडन एज है, कब वो हिडन आउटलाइन है, कब वो विजिबल आउटलाइन है। और जैसा नाम में पता ही लग रहा है आपको, जो आउटलाइन आपको दिख रही है, जो यू कैन से कि आपके फ्रंट साइड में नहीं है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो उनको हिडन फॉर्म में बनाएंगे, तो उनके लिए आप लोग
डैश थिक लाइन यूज करोगे बेटा। सिमिलरली उनके लिए आप डैश थिन लाइन भी यूज कर सकते हो। किसके लिए? हिडन की बात कर रहा हूँ, हिडन आउटलाइन और हिडन एजेस के लिए। अगला आपका है चेन लाइन, सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री और ट्रेजेक्ट्रीज। इन सब के लिए आप चेन थिन लाइन यूज करोगे बेटा। अगला आ रहा है चेन थिन और थिक एट एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। देख रहे हो, चेंजेस ऑफ डायरेक्शन ये कब यूज करना? वो कटिंग प्लेन हो, आपको बोले मान लो कि कोई सेक्शन है, मान लो क्लियर है, उसको कट किया आपने, उसके बाद क्या है, उसको दिखाना है सेक्शन अलग अलग ड्रॉ करके कि सेक्शन अंदर से कैसा दिख रहा होगा। क्लियर है, इस व्यू में है या कैसा है। उसके लिए कौन सा आपका कटिंग प्लेन से कट करोगे तो उसमें कौन सा यूज करोगे? चेन थिन एंड थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन बेटा। नेक्स्ट आपका है चेन थिक लाइन, इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू विच स्पेशल ट्रीटमेंट अप्लाइज। क्लियर है, उसके लिए आप लोग चेन थिक लाइन यूज करोगे। नेक्स्ट आपका है चेन थिन डबल डैश लाइन। देख रहे हो, डैश लाइन एंड पे और चेन थिन लाइन है। आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट के लिए आप यूज करोगे अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। तो बताएंगे कौन सा भी नेक्स्ट फिगर में आने वाला आपका ये मूवेबल पार्ट के लिए। और सेंट्रोइड लाइंस के लिए आपको चेन थिन डबल डैश लाइन यूज करना। आपको देखते हैं ये लाइन कैसे यूज करना में, कौन से जो हमारी लाइक हम मशीन ड्राइंग कर रहे हैं या कोई प्लान ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कैसे यूज करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो आपको फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में यहाँ लिखा है लाइक G1, H1, E1, G3, जो हमने भी लाइन के एप्लीकेशन पढ़े थे बेटा, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ बेटा, इस वाले की, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है G1 लाइन दिख रही होगी। G1 लाइन किसको दिया गया है? इस लाइन को दिया गया बेटा, G1 लाइन का नाम। क्लियर है, तो बात जाते हैं हम दोबारा जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो वहां G1 लाइन कौन सी थी? देखो बेटा, ये जो बीच में सर्कुलर होल मान लो, इसमें क्या है, सेंटर यहाँ पे है। क्लियर है बेटा, इसके जो सेंटर से लाइन जो पास हो रही है, कौन सा लाइन होगा? सेंटर लाइन है। एक्चुअल में तो कोई लाइन है ही नहीं ना ऐसा वहां पे। जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो क्या होल शो कर रहा है आपको, एक्चुअल में कोई लाइन है नहीं वहां पे। लेकिन जो उसके सेंटर से जो पास होती है लाइन ड्रॉ करूंगा, सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसे बोलेंगे सेंटर लाइन। अब हमने यहाँ पे G1 नाम दिया है, बात है कि G1 कौन सा लाइन है। देखो बेटा ध्यान से, याद आ रहा सबको? कौन सा लाइन होगा? चेन थिन लाइन होगा बेटा। तो आपको लाइन का सिंबल, लाइन का नेम और उसका एप्लीकेशन, तीनों बेटा ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। क्लियर है सबको? अगला आओ बेटा, नेक्स्ट आपको लाइन दिख रहा होगा B2 लाइन। क्लियर है, B2। किसी को आइडिया है कि B2 लाइन कौन सा था बेटा मेरा? B2, ध्यान से देखना बेटा। अब आप डायग्राम देख के समझ आओगे। देखो, इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। इन्होंने डायमेंशनिंग कर रखी है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि डायमेंशनिंग कैसे करना है। अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा, जस्ट देख लो कि डायमेंशनिंग कर रखी है उन्होंने, डायमेंशनिंग कर रखी है। वो कितना है? 90 mm एग्जाम्पल। मान लो कि ये लेंथ है 90 मिलीमीटर। तो क्या कर रखा है इन्होंने? ये डायमेंशनिंग कर रखी है बेटा इन्होंने। तो जो मैंने रेड से लाइन ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन होगी बेटा आपकी? राइट इन द चैट बॉक्स। इस लेंथ को नोटिफाई करने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर लिखा है 90। ये लाइन कौन सी है? अब तो बता सकते हो आप नाम देख के कि B2 लाइन कौन सा लाइन होगा। अभी मैं दोबारा आपको एग्जांपल जो मैंने पढ़ा था कंडीशन दिखा रहा हूँ, कौन कौन सी लाइन थी। यहाँ देखो बेटा, B2 लाइन देखो, क्लियर है, स्ट्रेट कंटिन्यूस थिन लाइन आपकी। पता लग रहा है कैसे यूज करना लाइंस को? अभी आपको एक वीडियो में भी विजुलाइज करा दिया जाएगा सब कुछ। सिमिलरली बेटा आपको एक लाइन दिख रही होगी, E1 लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है, E1 लाइन कौन सा है? ध्यान देना बेटा, मैंने पहले क्या बोला था?
आपको यहाँ पे तो कोई लाइन दिखेगा नहीं, हिडन एजेस है। ये तो क्या है, ये तो आउटर है, लाइन तो शो कर रहा है आपको, आउटर बॉर्डर तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं। तो ये हिडन जो आपका आउटलाइन है, हिडन आउटलाइन है। क्लियर है? तो इसे किससे करेंगे? हिडन आउटलाइन कौन सा था बेटा मेरा? E1। कौन सा था? डैश थिक लाइन बेटा मेरा। हर्ष यू आर राइट, डैश थिक लाइन। बेटा बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो। जब मैं आपको इतना शो कर रहा हूँ कि डायमेंशनिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो पता होना चाहिए कि डायमेंशन लाइन होगी शायद। क्लियर है? और यहाँ पे कौन सा हिडन लाइन बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको? हिडन आउटलाइन है, और नाम भी बता रहा हूँ E1 है, तो डैश थिक लाइन होनी चाहिए। क्लियर है? अगला हो बेटा, अगला लाइन आपको H1 दिख रहा है यहाँ पे। H1, अगर मान लो मैं इसको प्लेन को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करके दिखाऊंगा प्लेन से। क्लियर है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं कटिंग प्लेन के थ्रू दिखाऊंगा, तो क्या रहेगा? H1 रहेगा बेटा वो। क्लियर है? H1। ध्यान देना बेटा, आपको यहाँ पे दो लाइन सी दिख रही होगी ऐसी वाली। बाकी क्या है, ये क्या साइड व्यू है, टॉप में कैसे दिखेगा वो? ध्यान देना बेटा आप। H1 लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको। कटिंग प्लेन कौन सा था? चेन थिन थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन बेटा। याद आ रहा है? ये तो जो आप तो भी तो देख रहे हो, यहां से देखो बेटा, आपको यहां से क्या दिखेगा बार? आपको कटिंग प्लेन के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा H1 का आपका। क्लियर है? उसके बाद कौन सा लाइन है बेटा? अगले में देखते हैं। आपको एक लाइन और देखने को मिल रहा होगा बेटा, B4 एंड B5। B4 मेरा था, लीडर लाइन था मेरा B4। क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर होल का, सर्कुलर होल का डायमीटर कितना है? 10। ये जो मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका डायमीटर याद है? आगे चैप्टर में बेटा आप सीखोगे डायमेंशनिंग और लेटर राइटिंग, तो वहां से पढ़ोगे कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायमेंशनिंग कैसे करनी है, और अल्फाबेटिक सिंबल कैसे लिखना है वहां पे। अभी के लिए हिंट दे रहा हूँ, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर को, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो सीखने को मिलेगा। इस डायमीटर को, इस डायमीटर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो लीडर लाइन से, तो वो है आपकी B4 लाइंस। क्लियर है? सिमिलरली आपका ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, क्लियर है, यहाँ पे क्या है? हैचिंग लाइन है। क्लियर है? हैचिंग लाइन वो आपकी कौन सी है? B5 लाइन्स है। बेटा अभी आपको एक वीडियो शो करूंगा और बेटर विजुअलाइजेशन होगा आपका इसको। अब भी के लिए जस्ट बस सीखते रहो। अगले आपके लाइन्स कौन कौन से हैं? C1, J1 एंड K2, इस फिगर में, पर्टिकुलर फिगर के अंदर। तो बात आ रही है कि K2 लाइन कौन सा है? याद आ रहा है? मैंने बोला था अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। देखो बेटा, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट जो मशीनरी पार्ट है, ये क्या है? रोटेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर अगेन मूव करेगा। तो बात क्या आ गई, केकुलन कौन सी दिखा रहा है कि अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। क्लियर है सबको? वो केटू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा। J1 लाइन कौन सा है? इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू विच स्पेशल ट्रीटमेंट अप्लाइज, इस पर्टिकुलर सरफेस लाइन के लिए। अब बात आ रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि इनको एक सर विजुअलाइजेशन दिखाओ हमें। ठीक है, यहाँ पे मशीन पार्ट में दिखा रहे हो कि हिडन कौन सी है, विजिबल कौन सी है, डायमेंशनिंग कौन सी है। और एक बेटा D1 लाइन देख लो एक बार। D1 लाइन कौन सा था आपका? लॉन्ग ब्रेक लाइंस। लॉन्ग ब्रेक लाइन किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कंटिन्यूअस थिन लाइन स्ट्रेट विथ जिगजैग वाला। अब बात आ रही है कि एक्चुअल में कैसे है, ये फिगर में कैसे दिखेंगे आपको। तो एक वीडियो फिर दिखा रहा हूं मैं। यही फिगर था हमारा।
पहली बात आ रही है मेरी थिक लाइन की, क्लियर है? देख पा रहे हो कि थिक लाइन कौन कौन से यहाँ पे अब सबको हो रहा है, कंटिन्यूअस थिक लाइन, क्लियर है? विजिबल आउटलाइन और विजिबल एजेस के लिए बेटा आपको यूज करना है उसको। आई थिंक अब सबको थोड़ा और बेटर विजुअलाइजेशन हो रहा है कि थिक लाइन किसके लिए यूज करनी है। जो विजिबल आउटलाइन था मेरा, कंटिन्यूअस थिक लाइन कब यूज करनी थी? विजिबल आउटलाइन और विजिबल एजेस के लिए बेटा आपको यूज करनी है, क्लियर है? जो भी रेड में शो कर रहा है आपको वो सभी आपकी कंटिन्यूअस थिक लाइन है बेटा आपकी। अगला आपका है कंटिन्यूअस थिन लाइन, क्लियर है? हमने क्या देखा था? कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं बेटा डायमेंशनिंग के लिए, प्रोजेक्शन लाइन के लिए, लीडर लाइन के लिए, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, हैचिंग सेक्शन के लिए। अब देखो इस वीडियो को, डायमेंशन लाइन हो गई, एक्सटेंशन लाइन हो गई, प्रोजेक्शन लाइन हो गई, लीडर लाइन हो गई आपकी, और हैचिंग के लिए यूज कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है बेटा, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको वन बाय वन रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। लाइक सबसे पहले हमने देखा कंटिन्यूअस थिक लाइन देखा बेटा, जो आउटलाइन और विजिबल एजेस के लिए था। फिर हमने कंटिन्यूस थिन लाइन देखा, जो लाइन आप मेनली यूज करने वाले हो अभी मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो कंटिन्यूस थिन लाइन कब था? कि डायमेंशनिंग लाइन था आपका, क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो को यहीं से। कंटिन्यूस थिन लाइन वाला ध्यान से देखो पहले इसको एक बार। एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, एच लाइन, सेक्शन लाइन, क्लियर है? वो आपकी थिन लाइन थी। ये कौन सा है? फ्री एंड लाइन है बेटा आपका। अब ये इसमें कहाँ यूज हो रहा है ये हमें देखना है। फ्री एंड लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, फ्री एंड लाइन, क्लियर है? कंटिन्यूअस थिन फ्री एंड लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, क्लियर है? नेक्स्ट आपका है थिन लाइन विद जिगजैग, कंटिन्यूअस थिन लाइन स्ट्रेट विद जिगजैग, वो यूज होगा लॉन्ग ब्रेक लाइन में। अगला है डैश लाइन, हिडन लाइन के लिए बेटा। एक्चुअली बता क्या हिडन क्यों बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर्टिकुलर सेक्शन में कोई लाइन या कोई एज आपको दिखेगी नहीं बेटा वहां पे, क्लियर है? तो उसी लिए उसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किससे करते हैं लोग? डैश लाइन से करते हैं उसको, याद रहेगा सबको। हिडन लाइन, हिडन आउटलाइन, हिडन एजेज हम लोग डैश थिक लाइन या डैश थिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चेन थिन लाइन, चेन थिन लाइन, याद आ रहा है कुछ? सेंटर लाइन के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए, ट्रेजेक्टरी के लिए ध्यान देखना बेटा। पहली बात क्या थी? चेन थिन लाइन के बीच करते हैं सेंटर लाइन के लिए, ओके ठीक है। अगला क्या था? लाइन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखना बेटा, मुझे बताओ क्या इसके अबाउट सिमेट्री का स्ट्रक्चर है मेरा जैसा इस तरफ दिख रहा है आपको वैसा ही स्ट्रक्चर इस तरफ है? समझ पा रहे हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके अबाउट दोनों तरफ बिल्कुल सेम आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? चेन थिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला बात आ रहा है ट्रेजेक्टरी, मतलब क्या है कि अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरा मशीनरी पार्ट ऐसा है वो रिमूव कर रहा है, तो बाद में कहाँ आएगा? मान लो इस पोजीशन पे आ गया ये, क्लियर है? तो ये क्या होगी? इसकी ट्रेजेक्टरी होगी इसकी, क्लियर है? रोटेशन की, तो पार्ट ट्रेवल कर रहा है। तो आपका ये किससे रिप्रेजेंट करना है ट्रेजेक्टरी मेरे को? चेन थिन लाइन से बेटा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया है। और भी बेटा आपको डाउट रहे तो उस लाइन को दोबारा पढ़ो, और इस जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, उसको यूज करो बेटा, तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा लाइन का यूज। चेन थिन विद थिक एट द एंड्स, कटिंग प्लेन के लिए, याद है आपको? तो बेटा ये आपका था टाइप ऑफ लाइंस विद एग्जांपल। अभी बात आ रही है, अगला जो आपका टॉपिक है
वो आपका है मटेरियल विद कन्वेंशन। बात क्या है कि आपने जो पर्टिकुलर मशीनरी पार्ट या टूल्स या ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है वो कौन से मटेरियल का बना है। अभी आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग पेपर के ऊपर आप लोग केवल पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो बेटा, तो कौन सा मटेरियल का बना है। आप मान लो डिजाइनर हो एग्जांपल, या आप ड्राफ्टमैन, आपने ड्रॉ करके दे दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या साइट इंजीनियर को, तो उसे कैसे पता रहेगा कि ये कौन सा आइटम है बेटा। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका बेटा सिंबल ये रहेगा आपका। क्लियर है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपको इंक्लाइन लाइन होगी बेटा आपकी। क्लियर है। सिमिलरली लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल होगा तो उसमें दोनों एंगल पे इंक्लाइन होगी। क्लियर आपको। क्लियर रहेगा सबको। अगला आपका है बेटा ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल। इसके अंदर भी इंक्लाइन लाइन है और इनके इंक्लिनेशन में आप डिफरेंस रख सकते हो दिखाने के लिए। क्लियर है। ग्लास के अंदर क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको इस व्यू में शो करना है ग्लास को। अगला आपका है पोर्सिलिन वाला, स्टोनवेयर, मार्बल। इनको कैसे करोगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको यू कैन से डैश लाइन की टाइप में आपको या डिसकंटिन्यूअस लाइन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। अगला आपका है एस्बेस्टोस, फेल्ट, पेपर, माइका, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग मटेरियल। देख रहे हो बेटा, इसके अंदर भी आपको जो आपकी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है वो नंबर में ज्यादा कहाँ से होगी, जो हमने लेड और जिंक के लिए करी थी उसके कंपैरिजन में ज्यादा लाइन से। क्लियर है। अगला आपका है वुड या प्लाईवुड को, इसको इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। इनके सिंबल है बेटा, ये आईएस कोड ने स्टैंडर्ड सिंबल बना रखे हैं। अगला अर्थ के लिए रेक्टेंगल बॉक्स में आपको शो करना है। क्लियर है। और ये आप आगे हमेशा यूज करोगे सिविल इंजीनियरिंग में, जब आप पढ़ोगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में या जियोटेक के बारे में, तो ये सिंबल आपका कॉमन होगा वहाँ पे। ब्रिक के लिए डबल इंक्लाइन लाइन यूज करनी है आपको मेशनरी वर्क के लिए। कंक्रीट के लिए क्या है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको कुछ ट्रायंगुलर पोर्शन आप पढ़ोगे आगे एग्रीकेट वगैरह, और कुछ डॉट्स के फॉर्म में आपको शो करना है इसको बेटा। लास्ट आपका है वाटर, ऑयल, पेट्रोल। ये सबको पता है कि वाटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग साइंस के अंदर। क्लियर है। डैश लाइन की फॉर्म में रेक्टेंगुलर के अंदर आप करोगे। तो ये आपको इनके जो सिंबल है, कन्वेंशन है बेटा, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये स्टैंडर्ड सिंबल या कन्वेंशन है, कोई इनको चेंज नहीं करेंगे हम, जैसे हैं वैसे ही फॉलो करेंगे हम। अब मान लो कि आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो एग्जाम्पल ना, तो कंक्रीट की बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें क्या मेंशन कर सकते हो, उस पर्टिकुलर शीट पे जो कंक्रीट का जो सिंबल है वो मेंशन कर दो कि ये वाला फाउंडेशन एक कॉलम कंक्रीट से बना है, और जो मान लो वॉल है वो ब्रिक से बनी है, तो उन पर्टिकुलर के लिए ब्रिक का मेंशन कर दो सिंबल कि ये ब्रिक वाली वॉल्स है। क्लियर है। तो ऐसे क्या कि ड्राइंग में क्या फायदा ड्राइंग का, कि विदाउट वर्ड बोले हुए आपका पूरा मैसेज कन्वे हो जाए अगले बंदे तक। वही तो बेनिफिट है ड्राइंग का। अब जो सबसे मेन जो हमारा टास्क है कि ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और हम ड्राइंग स्टार्ट कैसे करें बेटा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है चैप्टर 1 का वो यही है कि ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी है हमें। तो पहले हमने देखा कि ड्राइंग पेपर में हमें कौन सा यूज करना है, वो देख लो पहले। वो था A2। क्लियर है। A2 याद रहेगा सबको। अब मुझे कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि A2 का दो साइज दिए थे मैंने, ट्रिम और बेटा स्क्रीन विजिबल है सभी को आई थिंक। जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है A2 सबको विजिबल है। और
ओके, तो बात है कि हमने A2 यूज करना है। अब बात है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि A2 के अंदर दो साइज मिलेगी आपको, अनट्रिम साइज और ट्रिम साइज। क्लियर है? तो बेटा मुझे कोई बता सकता है कि A2 पेपर के लिए अनट्रिम साइज एंड ट्रिम साइज क्या होगी? राइट इन द चैट बॉक्स UT अनट्रिम साइज इज इक्वल्स टू कितना है एंड T फॉर ट्रिम साइज फॉर A2 कितना है? जल्दी बताओ बेटा मेरे को। प्रशांत बेटा आपके एंड पे नेटवर्क इश्यू होगा, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं, बाकी सबको दिख रहा है। डियर स्टूडेंट, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स trimmed and untrimmed size of A2 paper, A2 sheet. Jatin Bansal wrote untrimmed size 450 by 625, correct बेटा। Harsh wrote trim size 420 by 594, बहुत अच्छा बेटा, दोनों का करेक्ट साइज है। ओके, तो आपने बताया कि 625, 625 था बेटा, श्योर हो? एक बार दोबारा सोच लो एक बार आप। अब आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के? ओके, 450 by 625, और यस, सबके आंसर आ रहे बेटा अभी। 620 by 450 लेंथ है, ये विड्थ है, ये अनट्रिम था। और ट्रिम में साइज क्या था? 594 by 420। ये साइज में किसी को डाउट नहीं है बेटा? ओके ठीक है, सबने रिमेंबर कर लिए, आपको काम आने वाले हैं। अब देखो बेटा, अनट्रिम जो आपको मार्केट से मिलेगा A2 स्टेशनरी शॉप से, और आपको उसको ट्रिम में चेंज करना, तो क्या करोगे?